नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार स्मार्ट बायोलॉजी क्लास में आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम मुकुलन से पढ़ेंगे। कल हम विखंडन तक बता दिए थे। आज सेकेंड टॉपिक है आपका मुकुलन। हमने कल बताया था कि अलैंगिक जनन को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट में था आपका विखंडन, सेकेंड है आपका मुकुलन। आज मुकुलन के बारे में जानते हैं कि मुकुलन के विधि से बहुत सारे जीव हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो इसका डिफाइन होगा जब किसी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनते हैं और इस उभार को बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। और उभार जो बनता है उसको हम लोग मुकुल या कलिका कहते हैं, जैसे स्पंजिला, स्पंज, हाइड्राइस्ट। यह किस ढंग से होता है समझिए। जब स्पंजिला, स्पंज, हाइड्राइस्ट में मुकुलन की क्रिया यदि मान लिया जाए कि यह उभार निकला हुआ है, इस उभार को निकलने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। लेकिन जो यह उभार निकला है हम इसको मुकुल या कलिका कहेंगे, मुकुल या कलिका कहेंगे। अब यह देखना है कि जो मुकुलन है, मुकुलन के माध्यम से बहुत सारे जीव जैसे स्पंजिला, स्पंज, हाइड्राइस्ट में मुकुलन की क्रिया से ही अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अब यह देखना है कि जो यह मुकुल है, यह मुकुल जब तक वयस्क नहीं होता है तब तक यह अपने मातृ शरीर से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह ग्रहण करते हैं और फिर वह वयस्क होने के बाद यह अपने मातृ शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अब सेकेंड में आपका मुकुलन के प्रकार। मुकुलन के कितने प्रकार हैं समझिए। तो मुकुलन के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट में आपका अंतर्जात मुकुलन, इंडोजेनस। सेकेंड में बहिर्जात मुकुलन के 2 प्रकार हैं। अब फर्स्ट में जानेंगे कि अंतर्जात मुकुलन क्या है। मतलब यह कि जब मुकुल मातृ शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, जब मुकुल या कलिका मातृ शरीर के अंदर उत्पन्न होता है तो हम उसको बोलते हैं अंतर्जात मुकुलन। और यह होता किस प्रकार से है समझिए। यह इसका मातृ भाग है और जब यहाँ से मुकुल निकलेगा, अंतर्जात मुकुलन की जब क्रिया होगी तो इसके शरीर के अंदर मुकुल निकलेगा, तो हम इसको बोलते हैं अंतर्जात मुकुलन। जैसे स्पंजिला, स्पंजिला एक जीव है जिनमें अंतर्जात मुकुलन की क्रिया से जनन की क्रिया होती है। सेकेंड में आपका बहिर्जात मुकुलन। जब मुकुल मादा या मातृ शरीर के बाहर उत्पन्न हो, जब हम इसका डिफाइन देख रहे हैं, इस प्रकार के जनन में मुकुल शरीर के बाहर उत्पन्न होते हैं। जैसे मातृ कोशिका है तो इस कोशिका के बाहर या ऊपरी भाग पर उत्पन्न होते हैं तो हम उसको बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। यह जो मुकुल है यह बाहर की ओर निकलेगा। जब मुकुल बाहर की ओर निकलेगा तो हम इसको बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। जैसे हाइड्राइस्ट में बहिर्जात मुकुलन के माध्यम से ही जनन की क्रिया होती है। तीसरा टाइप है वो है आपका खंडन। खंडन को इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब यह देखते हैं कि खंडन की विधि से बहुत सारे जीव हैं जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं
तो इस खंडन का डिफाइन होगा कि जीवों से टूटे हुए खंड नए जीवों के रूप में विकसित हो जाना खंडन कहलाता है। मतलब यह कि जब कोई भी जीव है, यदि उस जीव का शरीर का कोई भी भाग यदि खंडित हो जाए, कट जाए, तो उसका हर भाग जो नया जीव है वह उत्पन्न कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं खंडन। जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स और हाइड्रा। मान लिया जाए कि जो यह स्पोगारा का चित्र है। यदि यह बीच से खंडित हो जाए तो यह दो भागों में खंडित होंगे, तो यह दोनों भाग एक 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 नए जीव का निर्माण कर लेंगे। यदि इस विधि से यदि या इस ढंग से कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं तो हम उसको खंडन कहते हैं। अब है आपका 4 नंबर, बीजाणु निर्माण। इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्यूलेशन। इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्यूलेशन। अब इसमें होता क्या है कि बीजाणु निर्माण में कि इस प्रकार के जनन में पौधे अपने बीजाणुधानी में अनेकों बीज उत्पन्न करते हैं। यह बीजाणु उचित परिस्थिति पर जनक के शरीर से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे राइजोपस और पेनिसिलियम। इसको विस्तार से समझिए कि बीजाणु निर्माण के माध्यम से राइजोपस और पेनिसिलियम में जनन की क्रिया होती है। कैसे, हम फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, उसको देखिए। यह एक राइजोपस है और इस राइजोपस में बीजाणु निर्माण के माध्यम से अपने समान संतान उत्पन्न होता है। कैसे कि यह बीजाणुधानी बना है, बीजाणुधानी में ही बीज का निर्माण होता है। जब यहाँ पर यह बीजाणुधानी है, इसके अंदर जो यह डॉट डॉट देख रहे हैं, यह बीज का निर्माण हुआ है। जब यह बीजाणुधानी फटेंगे तो बीजाणुधानी फटने के बाद इससे बहुत सारे बीजाणु निकलेंगे और परिकीर्णन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे। जब यह एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे, जब इनके अनुकूल वातावरण होगा, तो यह मान लिया जाए कि इस स्थान पर यह गिरा है, तो यह जो बीज बना है, यह बीजाणु अपने जनक के समान प्लांट्स बना लेंगे और बनाने के बाद यह भी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगेंगे। यह देखना है कि इसमें जितने भी बीजाणु बनेंगे, यदि उनमें परिकीर्णन की क्रिया होती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वह अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। एक है आपका पेनिसिलियम। जो यह पेनिसिलियम में बीजाणु निर्माण की क्रिया कैसे होती है उसको चलिए देखते हैं एक बार। यह मान लिया जाए पेनिसिलियम है और यह जो बना है यह है आपका बीजाणुधानी और इस पर ही बीजाणु का निर्माण होगा। जब यह बीजाणुधानी फटेंगे तो इससे बहुत सारे बीज बाहर निकलेंगे और जब यह बीज जहां पर गिरेंगे यह अपने जनक के समान जो नया प्लांट्स है वह बना लेगा और बनाने के बाद यह भी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगेंगे। अगला टॉपिक है आपका पुनरुत्भवन। इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। इसमें होता क्या है कि जब कोई भी जीव है, यदि उसको कई भागों में काट दिया जाए तो जितना भाग
में काटेंगे वह कटा हुआ भाग नए जीव के रूप में विकसित होंगे, मतलब नया जीव बन जाएगा। यदि इस प्रकार से किसी भी जीव में जनन की क्रिया होती है तो हम उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन। जैसे स्पंज हाइड्रा, यदि स्पंज और हाइड्रा को कई छोटे छोटे भागों में काट दिया जाए तो उसका प्रत्येक कटा हुआ टुकड़ा नया जीव बन जाएगा। अब है आपका छिपकली का पूंछ। आपने देखा होगा कि जब छिपकली का पूंछ अपने आप या कोई कारणवश कटकर गिरता है तो कुछ दिनों के बाद उसमें अपने आप नया पूंछ विकसित होता है, नया पूंछ जन्म लेता है। तो छिपकली का पूंछ रीजनरेशन क्रिया द्वारा ही नए पूंछ विकसित करते हैं। चलिए, इस पार्ट का आपका अगला टॉपिक है कायिक जनन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यह देखना है कि कायिक जनन होता क्या है। इस प्रकार के जनन में बीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ यदि उस प्लांट्स का कोई भी कायिक अंग से नया प्लांट्स विकसित किया जाए तो हम उसको बोलते हैं कायिक जनन। अब डिफाइन कर देंगे, मातृ पौधों से जब कोई कायिक अंग जड़, तना या पत्ती, इसमें से तीनों के माध्यम से यदि नए पौधे का निर्माण होता है तो हम उसको बोलते हैं कायिक जनन। यह एक प्लांट्स है, यह इसका जड़ है, यह तना है और यह पत्ती है। यदि इस तीनों में से किसी के माध्यम से नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है या नया प्लांट्स बनता है तो हम उसको कहते हैं कायिक जनन। अब यह देखना है कि कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब यह कि कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। अब यह देखना है कि यदि प्राकृतिक हो तब पर भी और कृत्रिम हो तब पर भी, यदि इसमें से पौधे का कोई कायिक अंग के द्वारा यदि नए प्लांट्स बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं कायिक जनन। अब फर्स्ट में समझते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। जब कोई भी प्लांट्स है और इस प्लांट्स से बीज के माध्यम से नहीं बल्कि उस बिना बीज के ही जब कोई कायिक अंग अपने आप नया प्लांट्स विकसित करने में सक्षम होते हैं। मान लिया जाए कि यह एक प्लांट्स है, यदि इस प्लांट से कोई प्लांट्स अपने आप उत्पन्न होता है या वह जड़ के माध्यम से या तना के माध्यम से या पत्ती के माध्यम से, इसमें से तीनों के माध्यम से यदि अपने आप, इस विधि में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, बिना मनुष्य के इंटरफेयर किए बिना नया प्लांट्स विकसित होते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें है क्या कि इस विधि से आपने भी बहुत सारे प्लांट्स को लगाया होगा। एज में यदि आप गुलाब की जो टहनी है उसको काट के लाते हैं और अपने घर के आसपास लगाते हैं और वह टहनी नया प्लांट्स बनाता है तो हम उसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। हमने पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार के जनन में सिर्फ कायिक अंग की आवश्यकता होती है,
इसमें बीज की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें बहुत सारे प्रकार से हैं जिसके माध्यम से हम नए प्लांट्स को विकसित किया करते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में जान रहे हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन किस किस के द्वारा होता है। तो जो भी प्लांट्स है उस प्लांट्स में यदि कृत्रिम कायिक जनन की क्रिया होती है तो फर्स्ट में होगा जड़ों के द्वारा बाय रूट्स, पत्तियों द्वारा बाय लीव्स, पत्रकंद द्वारा बाय बुबिल्स, तना द्वारा बाय स्टेम। ये जितने भी कायिक अंग हैं, यदि इन कायिक अंगों के माध्यम से अपने आप न्यू प्लांट्स विकसित होता है तो फर्स्ट में जड़ों द्वारा, जो यह इसका जड़ है, रूट्स है, यदि इस रूट्स के माध्यम से कोई भी प्लांट्स विकसित होता है एज में आपका शकरकंद जब भी न्यू प्लांट विकसित करेगा तो वह जड़ के द्वारा ही, बिना जड़ का शकरकंद का दूसरा प्लांट विकसित हो ही नहीं सकता है। फिर है आपका परवल, इसमें भी जड़ के माध्यम से ही नया प्लांट परवल का विकसित होगा। फिर है शीशम, इसमें भी जड़ के द्वारा ही नए शीशम के प्लांट्स विकसित किए जा सकते हैं। फिर है डहेलिया। फिर यह जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें बाय रूट्स के द्वारा अपने समान प्लांट्स विकसित किया करते हैं। इनमें मनुष्य की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होती है। अब है आपका सेकंड बाय लीव्स, पत्तियों द्वारा, बिगोनिया, ब्रायोफिलम, एडिएटम। ये जितने भी उदाहरण हैं यह पत्तियों द्वारा नए प्लांट्स को विकसित किया करते हैं या विकसित करने में सक्षम होते हैं और इसमें भी मनुष्य की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बिना मनुष्य के ही इसमें प्राकृतिक कायिक जनन द्वारा सिर्फ पत्तियों से ही नया प्लांट्स विकसित होता है। फिर है आपका पत्रकंद। अब इसमें आपका खट्टी बुट्टी, प्याज, लिली, अवैग, ये जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, इनमें पत्रकंद के द्वारा ही नए प्लांट्स विकसित होते हैं। यदि खट्टी बुट्टी और प्याज का नया प्लांट्स विकसित होता है तो वह है आपका पत्रकंद। पत्रकंद के द्वारा ही खट्टी बुट्टी, प्याज, लिली, अवैग से नए प्लांट्स पत्रकंद के द्वारा विकसित होते हैं या नए प्लांट्स बनते हैं। फिर है आपका बायोस्टेम, इसका हुआ तना। इसमें होता क्या है कि जो स्टेम है उस स्टेम से, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। भूमिगत, फर्स्ट में भूमिगत तनों द्वारा, दूसरा है अर्धवार्षिक, बाय सब एरियल, और लास्ट में बाय एरियल स्टेम। ये जितने भी भाग हैं यह स्टेम के भाग हैं। और जो स्टेम है यह 3 प्रकार के होते हैं। भूमिगत मतलब यह हमेशा जमीन के अंदर ही होते हैं और जमीन के अंदर से ही नया प्लांट्स विकसित किया करते हैं। फिर है आपका अर्धवार्षिक, इसका अर्थ हुआ कि कुछ भाग जमीन के नीचे रहेगा और कुछ भाग जमीन के ऊपर रहेगा। और फिर है आपका वार्षिक, इसका अर्थ हुआ कि यदि वह स्टेम है तो वह धरती के ऊपर ही है, तब पर भी वह जो नया प्लांट है उसको विकसित करने में वह सक्षम है। तो इसमें है आपका फर्स्ट में है भूमिगत, का अर्थ हुआ कि जो यह स्टेम है यह हमेशा भूमि के अंदर ही रहेगा और अंदर से ही जो नया प्लांट है वह विकसित किया करेगा। फर्स्ट में आपका परकंद, जैसे केला, अदरक, जलकुंभी, कमल इत्यादि। ये जितने भी उदाहरण हैं, यदि इनसे नए प्लांट्स विकसित होते हैं तो वह परकंद का उदाहरण है। और सेकेंड में आपका धनकंद,
इसमें है आपका अरबी, जिमीकंद, क्रोकस। ये जितने भी प्लांट्स हैं, यदि इस प्लांट्स से नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है स्टेम के द्वारा, तो वह धनकंद का उदाहरण होगा। नंबर 3 है आपका कंद, जिसका उदाहरण है आलू। फिर आपका सलकंद, सलकंद में है प्याज, लहसुन, नारसिस। ये जितने भी उदाहरण हैं, यह सलकंद का उदाहरण है। अब दूसरा आपका अर्धभावी है। इसका अर्थ हुआ कि कुछ भाग जमीन के अंदर रहेंगे और कुछ भाग जमीन के ऊपर। अब इसमें है कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में ऊपरी भूस्तरीय, दूसरा है अंतः भूस्तरीय, तीसरा है भूस्तरीय और नंबर 4 है भूस्तरीय। तो इसमें है कि जो स्टेम्स कुछ जमीन के ऊपर रहेगा और कुछ जमीन के नीचे रहेगा। जिस प्रकार से दुबघास, यदि आपने दुबघास को देखा होगा तो उसका कुछ भाग जमीन के ऊपर भी होगा और कुछ भाग नीचे भी होगा, और उससे ही नया प्लांट्स विकसित होता है। खट्टी बूटी, बड़ाही और लौन घास, ये सब ऊपरी भूस्तरीय का उदाहरण है। फिर आपका अंतः भूस्तरीय, जिसमें पुदीना, गुलदाउदी, मतलब कि पुदीना और गुलदाउदी अंतः भूस्तरीय का उदाहरण है। भूस्तरीय का, जिसमें समुद्र सोखा, वाटर हाइसिंथ, यह भूस्तरीय का उदाहरण है। यह मुख्यतः जलीय पौधे होते हैं, यह सूखे स्थान पर नहीं हो सकते हैं। अंत में आपका भूस्तरीय, जिसमें है स्ट्रॉबेरी, बेलिसनेरिया, कोलोकेसिया। ये जितने भी उदाहरण है, यह भूस्तरीय का उदाहरण है। अब अंत में आपका वायवीय, मतलब यह कि जब स्टेम जमीन के ऊपर है, जमीन के ऊपर रहते हुए भी वह अपने समान जो प्लांट्स है वह विकसित करने में सक्षम होते हैं। कैसे, समझिए। यदि यह गन्ना का पौधा है, यदि यह गन्ना का पौधा है तो इसमें है क्या कि वायवीय, मतलब यह कि इसका जितना भी भाग है वह जमीन के ऊपर है। और यदि आपने गन्ना का प्लांट्स देखा होगा तो इस भाग से कुछ रेशे के जैसा पदार्थ निकलता है और कुछ दिन के बाद यहाँ से एक जो नया, जिसको शाखा कहते हैं, वह विकसित होता है।